दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में असली बढ़त सिर्फ टैलेंट, डिग्री या हाई आईक्यू से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग उतने ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी हर मीटिंग में उनकी बात सुनी जाती है? वे शांत रहते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। और वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जानते हैं, फिर भी बार बार गलत समझे जाते हैं, गलत रिएक्ट कर जाते हैं। फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के माइंडसेट की। एक ऐसा सोचने का तरीका जो आपको सिखाएगा कि भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, वे पावर हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें समझते हैं। यहां हम मोटिवेशनल नारे नहीं देंगे, यहां हम रियलिटी की बात करेंगे। हम समझेंगे कि गुस्सा कैसे आपकी इमेज तोड़ सकता है, और वही गुस्सा अगर कंट्रोल में हो तो आपकी ताकत बन सकता है। हम जानेंगे कि साइलेंस कब गोल्ड होता है और कब बोलना जरूरी होता है। हम समझेंगे कि इमोशन को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उन्हें बिना सोचे बहने देना भी खतरनाक है। आप सीखेंगे कि रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है। आप जानेंगे कि अमिगडाला हाईजैक क्या होता है, वो पल जब भावनाएं दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं, और कैसे एक छोटा सा पॉज आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। आप ये भी समझेंगे कि लीडरशिप सिर्फ विजन से नहीं आती, इमोशनल कंट्रोल से आती है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। अगर वे अपने गुस्से के गुलाम बन जाते तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा, उन्हें दिशा दी। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप सीखेंगे कि एम्पैथी क्या है, दूसरों की बात सुनना, सच में सुनना। ओपरा विनफ्रे इसलिए लोगों से जुड़ पाती हैं क्योंकि वे जज नहीं करती, वे समझती हैं। यही स्किल रिश्ते बनाती है, यही स्किल भरोसा बनाती है। आप जानेंगे कि क्यों कई हाई आईक्यू लोग भी लाइफ में संघर्ष करते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लोगों का भरोसा दिलाती है, और भरोसा ही असली करेंसी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये माइंडसेट आपको सिखाएगा कि टीम का मूड पढ़ना कैसे है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये सिखाएगा कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ता बचाना है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये समझाएगा कि लोग आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। डेनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत होती है। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? ये छोटा सा सवाल आपकी आधी गलतियों को रोक सकता है। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल। हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। विराट कोहली ने अपने एग्रेशन को डिसिप्लिन में बदला। वही ऊर्जा जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, वही उनकी पहचान बन गई। फर्क सिर्फ अवेयरनेस और ट्रेनिंग का था। फिर आता है मोटिवेशन। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो आप सेटबैक से जल्दी उठते हैं। फेलियर आपको तोड़ता नहीं, सिखाता है। और फिर एम्पैथी और सोशल स्किल्स, ये वह लेयर है जो आपको अलग बनाती है। रतन टाटा जैसे लोग सिर्फ बिजनेस माइंड नहीं हैं, वे ह्यूमन माइंड को समझते हैं। इसलिए उनका सम्मान सिर्फ उनकी सफलता के लिए नहीं, उनके व्यवहार के लिए भी होता है। यह वीडियो आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनाएगा, यह आपको अवेयर बनाएगा, ताकि जब कोई आपकी भावनाओं को ट्रिगर करे, आप बह न जाएं। जब कोई आपको उकसाए, आप टूटे नहीं। जब कोई आपको कम समझे, आप खुद पर शक न करें। आप समझ पाएंगे कि इन्फ्लुएंस चिल्लाने से नहीं बनता, स्टेबिलिटी से बनता है। अथॉरिटी पद से नहीं बनती, इमोशनल मैच्योरिटी से बनती है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, कंसिस्टेंट बिहेवियर से मिलता है। अगर आप लाइफ में मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से आएं, तो यह माइंडसेट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बार पढ़ लेने से नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। हर दिन, हर कॉन्वर्सेशन में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर हिस्सा एक लेयर खोलेगा। और जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो शायद आप खुद से एक नया सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं या उनका गुलाम? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी और प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली ग्रोथ इंफॉर्मेशन से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। आज की शुरुआत सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके अंदर क्लैरिटी जगाने की शुरुआत हो सकती है। अब खेल डिग्री का नहीं है, खेल अवेयरनेस का है, और जीत उसी की होगी जो अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चले। चैप्टर 1, व्हाट आर इमोशंस फॉर?
जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ दिमाग की ताकत की बात नहीं कर रहे होते। हम उस ताकत की बात कर रहे होते हैं जो दिल और दिमाग को एक साथ जोड़ती है। डैनियल गोलमन ने एक बहुत सीधी बात कही है, जिंदगी में सिर्फ IQ ही आपको आगे नहीं बढ़ाता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझते और संभालते हैं। अब सोचिए, इमोशंस आखिर होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हैं? क्या गुस्सा, डर, दुख, जलन ये सब हमारी कमजोरी है? नहीं, इमोशंस हमारी दुश्मन नहीं हैं। ये हमारी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। ये हमें बचाने, संभालने और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। डर का उदाहरण लीजिए। अगर डर ना होता तो शायद इंसान आग से भी खेलता और ऊंचाई से कूद जाता। डर हमें सावधान करता है। गुस्सा हमें बताता है कि कोई सीमा पार हो रही है। दुख हमें दिखाता है कि कुछ हमारे लिए मायने रखता था। और खुशी, वो हमें दिशा देती है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इमोशंस क्यों हैं। असली सवाल है, हम इनके साथ क्या करते हैं। बहुत बार हम इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। डर आता है और हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। ये हमें सिखाती है कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। महात्मा गांधी को याद कीजिए, उनके सामने कितनी नाइंसाफी हुई। उन्हें जेल में डाला गया, अपमानित किया गया। अगर वो हर बार गुस्से में रिएक्ट करते तो शायद इतिहास अलग होता। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को समझा, उसे एक दिशा दी। उन्होंने उसे अहिंसा की ताकत में बदल दिया। यही इमोशनल कंट्रोल है। नेल्सन मंडेला का उदाहरण लीजिए। 27 साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने बदले की भावना नहीं चुनी। उन्होंने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने समझा कि अगर वो नफरत में जीते रहेंगे तो वो आजाद होकर भी कैदी ही रहेंगे। यह है इमोशनल मास्टरी। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? आपकी सांस तेज हो जाती है, दिल तेजी से धड़कता है, आवाज ऊंची हो जाती है। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वो दुनिया को क्या समझेगा। दूसरा कदम है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस को दबा दो, नहीं, इसका मतलब है उन्हें पहचानो और सही तरीके से व्यक्त करो। अगर आपको गुस्सा है तो उसे शांत तरीके से शब्दों में रखो। अगर आपको दुख है तो उसे स्वीकार करो। दबाई हुई भावनाएं एक दिन फटती हैं, समझी हुई भावनाएं दिशा देती हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि बहुत बार हाई IQ वाले लोग भी जीवन में उतना सफल नहीं हो पाते जितना एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हो पाता है। क्यों? क्योंकि काम की जगह पर, रिश्तों में, लीडरशिप में सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों को समझने की। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए। वो परफेक्शनिस्ट थे, कई बार गुस्से में भी आ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैशन और इमोशंस को प्रोडक्ट्स में बदला। उन्होंने अपने विजन के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया। यही वजह थी कि लोग सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, वो एक फीलिंग खरीदते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट के, तो आप सिर्फ बात नहीं सुन रहे होते, आप दिल को छू रहे होते हैं। आज की दुनिया में लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। हर कोई सही होना चाहता है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति सही होने से ज्यादा समझदार होना चुनता है। वो पूछता है, सामने वाला ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए। अगर ऑफिस में आपका बॉस गुस्से में है और आप भी उसी लहजे में जवाब दे देते हैं तो टकराव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं कि शायद वो दबाव में है, शायद उस पर टारगेट का स्ट्रेस है, तो आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इमोशंस हमारे अंदर की ऊर्जा है। अगर इन्हें अनदेखा किया तो ये हमें गिरा सकती हैं। अगर इन्हें समझा और दिशा दी तो ये हमें उठा सकती हैं। आप अपने जीवन में कितनी बार सिर्फ एक इमोशन की वजह से गलत फैसला ले चुके हैं? एक पल का गुस्सा, एक पल का डर और महीनों की मेहनत खराब। अब सोचिए, अगर उसी पल आपने रुककर गहरी सांस ली होती, खुद से पूछा होता, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों, तो शायद कहानी अलग होती। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताब का सिद्धांत नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन, हर बातचीत में,
जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, जब आप माफी मांगते हैं, जब आप किसी और की खुशी में सच में खुश होते हैं। याद रखिए, असली ताकत वो नहीं जो दूसरों को हरा दे। असली ताकत वो है जो खुद के अंदर उठते तूफान को शांत कर दे। आपका दिमाग आपको दिशा देता है, लेकिन आपका दिल आपको इंसान बनाता है। और जब ये दोनों साथ काम करते हैं, तभी आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई इमोशन तेजी से उठे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक पल रुकिए, महसूस कीजिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। क्योंकि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके शिक्षक हैं। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से सीख लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग। जब डैनियल गोलमैन इमोशनल हाईजैकिंग की बात करते हैं, तो वह हमारे दिमाग के उस पल को समझाते हैं जब हमारी भावनाएं अचानक हमारे सोचने की शक्ति पर कब्जा कर लेती हैं। आपने जरूर ऐसा अनुभव किया होगा। एक छोटा सा शब्द, किसी का ताना, कोई अचानक घटना, और देखते ही देखते आप गुस्से, डर या घबराहट में ऐसे बह जाते हैं कि बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इसी को इमोशनल हाईजैक कहते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह बहुत तेज है। इसका काम है खतरे को पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देना। लेकिन समस्या तब होती है जब यह हर बात को खतरा समझ लेता है। कोई आपको इग्नोर कर दे तो लगता है अपमान हो गया। कोई आपकी आलोचना कर दे तो लगता है हमला हो गया। और उसी पल बिना सोचे समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि बाद में पछतावा क्यों होता है? क्योंकि उस पल आपका सोचने वाला दिमाग, आपका रैशनल माइंड, थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं। और जब इमोशन गाड़ी चला रहा होता है तो दिशा अक्सर गलत हो जाती है। मोहम्मद अली को याद कीजिए। रिंग में उनका मुकाबला सिर्फ सामने वाले बॉक्सर से नहीं होता था। असली मुकाबला अपने डर और गुस्से से होता था। अगर वह हर पंच पर भावनाओं में बह जाते तो रणनीति खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को समझा, उन्हें कंट्रोल किया। इसलिए वह सिर्फ ताकतवर नहीं थे, मेंटली भी मजबूत थे। इमोशनल हाईजैक कुछ सेकंड में होता है, लेकिन उसका असर सालों तक रह सकता है। एक गलत शब्द, एक गलत फैसला, एक गलत रिएक्शन, और रिश्ते टूट जाते हैं, मौके छूट जाते हैं। सोचिए रोड रेज का एक छोटा सा उदाहरण। कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है। अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, गुस्सा उबलता है, आप पीछा करने लगते हैं। उस पल आप खतरे में होते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको सही नहीं दिखा पाता। यही हाईजैक है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। मतलब है उस पल को पहचानना जब इमोशन कंट्रोल ले रहा हो। अगर आप उस पल को पकड़ लेते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। बराक ओबामा को देखिए। राजनीति में आलोचना, दबाव, तनाव हर दिन होता है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर वह शायद ही कभी भावनाओं में बहते दिखे। उन्होंने पॉज करना सीखा, जवाब देने से पहले रुकना सीखा। ये रुकना ही इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत है। आप भी अपने जीवन में ऐसे पल पहचान सकते हैं, जब कोई आपकी मेहनत की आलोचना करे, जब कोई आपको नजरअंदाज करे, जब कोई आपके अहंकार को चोट पहुंचाए। उस पल शरीर संकेत देता है। सांस तेज होती है, चेहरे पर गर्मी महसूस होती है, आवाज बदलती है। यही संकेत है कि हाईजैक शुरू हो रहा है। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? पहला कदम है अवेयरनेस। जैसे ही आप महसूस करें कि इमोशन तेज हो रहा है, खुद से कहें, रुको, बस 3 गहरी सांस लें। यह छोटा सा पॉज आपके दिमाग को दोबारा कंट्रोल लेने का मौका देता है। दूसरा कदम है नेमिंग द इमोशन। खुद से कहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं डर महसूस कर रहा हूं। जब आप इमोशन को नाम देते हैं तो वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। वह एक धुंधली ताकत नहीं रहता, वह स्पष्ट हो जाता है। तीसरा कदम है चॉइस। आप हर बार चूज कर सकते हैं कि आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। फर्क छोटा है, लेकिन असर बड़ा है। स्टीव जॉब्स भी कई बार इंपल्सिव थे, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने सीखा कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं। फोकस और क्लैरिटी तब आती है जब इमोशन डायरेक्शन में बदले, डिस्ट्रैक्शन में नहीं। इमोशनल हाईजैक हमें यह सिखाता है कि हम पूरी तरह लॉजिकल मशीन नहीं हैं। हम इंसान हैं, लेकिन इंसान होने का मतलब यह नहीं कि हम अपने इमोशंस के गुलाम बने। असली मैच्योरिटी तब है जब गुस्सा आए, लेकिन हम उसे सही शब्दों में बदल दें। डर आए, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में कितनी बार किसी पल के जोश में फैसला ले चुके हैं और कितनी बार सोचा है,
काश मैंने थोड़ा रुककर सोचा होता। यही रुकना आपकी ताकत है। याद रखिए, इमोशनल हाईजैक एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन उससे बाहर आना एक कॉन्शियस चॉइस है। हर बार जब आप पॉज करते हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप शांत रहकर जवाब देते हैं, आप मजबूत बनते हैं। यह कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, यह प्रैक्टिस है। लेकिन हर प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। जब अगली बार कोई स्थिति आपको उकसाए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी अपने इमोशन से चल रहा हूं या मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं? यह सवाल ही आपको जागरूक बना देगा। क्योंकि जीवन में जीत सिर्फ तेज होने से नहीं मिलती, जीत मिलती है संतुलन से। और जो व्यक्ति अपने इमोशनल हाईजैक को पहचान लेता है, वह अपने जीवन का असली कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। चैप्टर 3, व्हेन स्मार्ट इज डम। डैनियल गोलमैन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी जीवन में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बिल्कुल समझदारी वाले नहीं होते। यही है व्हेन स्मार्ट इज डम, यानी जब हाई आईक्यू होने के बावजूद इंसान अपनी ही भावनाओं का शिकार बन जाता है। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो पढ़ाई में तेज होते हैं, एग्जाम्स में टॉप करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हल कर लेते हैं, लेकिन रिश्तों में बार बार असफल हो जाते हैं। ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ईगो हर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दिमाग की तेजी काफी नहीं है। अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो इंटेलिजेंस भी कभी कभी बेकार साबित हो जाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि स्मार्ट लोग हमेशा सही फैसले लेते होंगे, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस, जेलसी, इनसिक्योरिटी, एंगर, ये सब किसी को भी अंधा कर सकते हैं। उस पल लॉजिक पीछे चला जाता है और इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। रिचर्ड निक्सन को याद कीजिए। वह बेहद इंटेलिजेंट थे, राजनीति की गहरी समझ रखते थे, लेकिन वाटरगेट स्कैंडल में उनके डर और इनसिक्योरिटी ने ऐसे फैसले करवाए जिन्होंने उनकी पूरी इमेज गिरा दी। इंटेलिजेंस होने के बावजूद इमोशनल क्लैरिटी नहीं थी, और वही उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन को देखिए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी अपनी कैबिनेट में जगह दी। इमेजिन कीजिए, जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें साथ लेकर काम करना। यह सिर्फ दिमाग की बात नहीं थी, ये इमोशनल स्ट्रेंथ थी। अपने ईगो को साइड में रखकर बड़े लक्ष्य को देखना, यही असली समझदारी है। बहुत बार हम भी अपने छोटे छोटे ईगो ट्रैप्स में फंस जाते हैं। कोई हमारी तारीफ ना करे तो बुरा लग जाता है, किसी और को प्रमोशन मिल जाए तो जलन होने लगती है। फिर हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैं इतना समझदार होकर भी ऐसा कैसे कर गया। यही है वह जगह जहां इमोशनल इंटेलिजेंस असली फर्क पैदा करती है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि IQ आपको जॉब दिला सकता है, लेकिन EQ आपको लीडरशिप तक पहुंचाता है। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ आइडियाज से नहीं चलती, लोगों से चलती है, और लोग इमोशंस से चलते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। शुरुआती दिनों में वह बहुत कठोर और क्रिटिकल माने जाते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने एम्पैथी और लिसनिंग की ताकत को समझा। माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुई, बल्कि स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर की वजह से भी हुई, और कल्चर इमोशन से बनता है। स्मार्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट होने के साथ ह्यूमिलिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वही स्मार्टनेस एरोगेंस बन जाती है, और एरोगेंस धीरे धीरे इंसान को अकेला कर देता है। आप अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आपने किसी डिस्कशन में सिर्फ इसलिए आर्ग्यू किया क्योंकि आपको सही साबित होना था। उस पल शायद आप लॉजिकली सही थे, लेकिन इमोशनली आप हार रहे थे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं, आपका रवैया याद रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि हर बैटल जीतना जरूरी नहीं है। कई बार रिलेशनशिप जीतना ज्यादा जरूरी होता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, वह सिर्फ टैलेंटेड बल्लेबाज नहीं थे। मैदान पर उनका काम बिहेवियर, प्रेशर में भी स्टेडी रहना, टीम के साथ हम्बल रहना, यही उन्हें महान बनाता है। अगर वह हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करते, हर स्लेजिंग का जवाब गुस्से में देते, तो शायद उनका फोकस टूट जाता। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को डिसिप्लिन किया। जब स्मार्ट लोग डम फैसले लेते हैं, तो वजह अक्सर इमोशन होता है, अनकंट्रोल्ड इमोशन। और जब एवरेज इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है, तो वजह होती है इमोशनल बैलेंस। आप अपने अंदर यह बैलेंस बना सकते हैं। पहला कदम है ईगो को पहचानना। जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ जीतने के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? दूसरा कदम है फीडबैक को एक्सेप्ट करना। क्रिटिसिज्म को अटैक मत समझिए, उसे इंफॉर्मेशन समझिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह सच में डम हो जाता है, चाहे उसका IQ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो।
तीसरा कदम है पेशेंस। डिसीजन लेने से पहले पॉज करना, खासकर तब जब इमोशन तेज हो, क्योंकि उस पल आपका स्मार्टेस्ट दिमाग भी गलती कर सकता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं है, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। और दिशा वही देख सकता है जिसका दिमाग और दिल दोनों संतुलन में हों। स्मार्ट होना गिफ्ट है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना चॉइस है। और जब आप यह चॉइस रोज करते हैं, शांत रहने की, समझने की, सुनने की, तब आपकी स्मार्टनेस सच में विजडम बन जाती है। और जब स्मार्टनेस विजडम में बदलती है, तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप प्रभावशाली बनते हैं। तब लोग आपको सिर्फ आपकी बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि आपके व्यवहार के लिए याद रखते हैं। यही है असली इंटेलिजेंस, वही इंटेलिजेंस जो इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है और वहां टिकाए भी रखती है। चैप्टर 4, नो दाई सेल्फ, डैनियल गोलमैन। जब नो दाई सेल्फ की बात करते हैं, तो वह हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी दिशा देते हैं। खुद को जानो। दुनिया को समझने से पहले, लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले, अपनी लाइफ को सुधारने से पहले, खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने ही इमोशंस, अपनी ही रिएक्शंस, अपनी ही कमजोरियों को नहीं जानते, तो आप किस आधार पर फैसले लेंगे? हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन कितनी बार हम रुककर खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ है। अगर यह नहीं है, तो बाकी सब कमजोर हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। बाहर से आप शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर हलचल चल रही है। आपको बुरा लग रहा है, शायद गुस्सा भी आ रहा है। अगर आप उस भावना को पहचान नहीं पाते, तो वह अंदर ही अंदर जमा होती जाएगी। फिर किसी और दिन, किसी और छोटी सी बात पर वह अचानक बाहर आ जाएगी, और आप खुद हैरान होंगे कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया। यही कारण है कि खुद को जानना ताकत है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। जब इंसान अपने मन को देखना सीख लेता है, तब वह धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण भी पा लेता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस से शुरू होता है। ओपरा विन्फ्री का उदाहरण लीजिए। उनका बचपन आसान नहीं था, बहुत संघर्ष रहे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को समझा, उसे स्वीकार किया। उन्होंने अपने इमोशंस से भागने के बजाय उन्हें जाना। यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाती है। लोग उनकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि वह खुद को जानती हैं, और इसलिए दूसरों को भी समझ पाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप हर समय खुद की आलोचना करते रहें। इसका मतलब है ईमानदारी। अगर आपको जेलसी महसूस होती है, तो उसे मान लीजिए। अगर आपको इनसिक्योरिटी है, तो उसे पहचानिए। खुद से झूठ बोलकर कोई मजबूत नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन यह जानना कि आप कैसे हैं और यह समझना कि आपको कैसे होना चाहिए, इन दोनों में फर्क है। सेल्फ अवेयरनेस आपको मिरर दिखाती है, और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। विराट कोहली को देखिए। अपने करियर की शुरुआत में वह एग्रेसिव थे, कई बार ओवर रिएक्ट भी करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने टेम्परमेंट को समझा। उन्होंने अपने एग्रेशन को परफॉर्मेंस में बदला। आज वह सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल की वजह से भी रिस्पेक्टेड हैं। जब आप खुद को जानते हैं, तो आप अपनी ट्रिगर्स भी पहचानते हैं। आपको पता होता है कि किस तरह की बात आपको हर्ट करती है, किस तरह की स्थिति आपको नर्वस बनाती है। और जब आपको यह पता होता है, तो आप मेंटली तैयार रहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको चॉइस देती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप गुस्से में हैं, तो आप क्या बदलेंगे? लेकिन अगर आप कह सकें, हाँ, मैं अभी इरिटेटेड हूं, तो वही अवेयरनेस आपको पॉज करने की ताकत देती है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि कई लीडर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें स्किल नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका व्यवहार दूसरों पर क्या असर डाल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देख सकता है, वह खुद को सुधार भी सकता है। एक सिंपल एक्सरसाइज सोचिए। दिन खत्म होने से पहले 2 मिनट खुद से पूछिए, आज मैं कब इमोशनली अपसेट हुआ? मैंने कैसे रिएक्ट किया? क्या मैं बेहतर कर सकता था? ये छोटा सा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ाएगा। सेल्फ अवेयरनेस में एक और चीज आती है, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना। कई बार हम सिर्फ अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं, लेकिन अपनी ताकत को पहचानना भी जरूरी है। जब आपको पता होता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन तेंदुलकर ने हमेशा अपनी गेम को समझा। उन्हें पता था कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी लिमिट क्या है। यही क्लैरिटी
उन्हें लंबा करियर दे सकी। अगर वह दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते तो शायद कंसिस्टेंसी नहीं रहती। खुद को जानना एक प्रोसेस है। इसमें साइलेंस चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए ऑनेस्टी। जब आप खुद को सच में जान लेते हैं तो कंपैरिजन कम हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आपकी जर्नी अलग है, आपकी स्पीड अलग है, आपका पाथ अलग है। इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है, और अंदर जाने का दरवाजा है सेल्फ अवेयरनेस। तो आज से एक आदत डालिए, जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, खुशी, गुस्सा, डर, दुख, उसे तुरंत जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। खुद से कहिए, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, बस इतना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि इमोशंस आपको खींच नहीं रहे, आप उन्हें देख पा रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को देख सकता है वही उन्हें दिशा भी दे सकता है। खुद को जानना सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तब दुनिया आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती, तब फैसले क्लियर होते हैं, तब कॉन्फिडेंस गहरा होता है, और तब आपकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से चलती है। चैप्टर 5, पैशन स्लेव्स। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक बहुत सच्ची बात सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि जब इंसान अपनी पैशन का मालिक नहीं बनता तो वही पैशन उसका मालिक बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रांग इमोशन होना ताकत है, लेकिन अगर वही इमोशन हमें कंट्रोल करने लगे तो वही ताकत कमजोरी बन जाती है। हम सबके अंदर इच्छाएं हैं, सपने हैं, एम्बिशन है, लेकिन साथ ही गुस्सा, लालच, जेलसी, फियर भी है। सवाल यह नहीं है कि ये भावनाएं क्यों हैं, सवाल यह है कि क्या हम इनके मालिक हैं या इनके गुलाम। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, मेहनती है, लेकिन एक आदत उसकी पूरी ग्रोथ रोक देती है। कभी ईगो, कभी इंपल्सिव डिसीजन, कभी अनकंट्रोल्ड एंगर। यही है पैशन स्लेव होना। जब इमोशन इतना हावी हो जाए कि वो जजमेंट को धुंधला कर दे। माइक टायसन को याद कीजिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, वर्ल्ड चैंपियन, अनमैच्ड पावर, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर और इंपल्सिव बिहेवियर ने उनके करियर को कई बार नुकसान पहुंचाया। टैलेंट था, पैशन था, लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन की कमी ने गिराया भी। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ आग होना काफी नहीं है, उस आग को दिशा देना जरूरी है। दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, उनके अंदर भी जबरदस्त पैशन था, देश के लिए कुछ करने का जुनून था, लेकिन वह जुनून शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन था। उन्होंने कभी अपने इमोशंस को अपनी क्लैरिटी पर हावी नहीं होने दिया, इसलिए उनका पैशन डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव बना। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जब इमोशन बहुत तीव्र हो जाता है तो वह हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर खींचता है। जैसे गुस्से में तुरंत जवाब देना अच्छा लगता है, लालच में जल्दी पैसा कमाने का फैसला आसान लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही फैसले नुकसान देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें डिले करना सिखाती है, थोड़ा रुकना, खुद से पूछना, क्या यह रिएक्शन मेरे फ्यूचर के लिए सही है। क्रिकेट में एमएस धोनी को देखिए, मैदान पर प्रेशर कितना भी हो, आखिरी ओवर हो, पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन उनका चेहरा शांत रहता है। अगर वह हर इमोशन के साथ बह जाते तो शायद वह इतने सफल कैप्टन नहीं बन पाते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सेल्फ कंट्रोल। वह अपनी पैशन के मालिक थे, स्लेव नहीं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही होता है। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आ जाए, तुरंत जवाब देने का मन करता है। ऑफिस में कोई आपकी बात काट दे, तुरंत प्रूव करने का मन करता है। लेकिन हर जगह तुरंत रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। पैशन जरूरी है, बिना पैशन के कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन अनकंट्रोल्ड पैशन इंसान को थका देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है, फोकस तोड़ देता है। स्टीव जॉब्स के अंदर भी इंटेंस पैशन था, कभी कभी वही इंटेंसिटी उन्हें कठोर बना देती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने फोकस को रिफाइन किया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, तब वही पैशन इनोवेशन में बदला। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने विजन को इमोशन से ऊपर रखा। आप खुद से पूछिए, क्या कोई इमोशन है जो आपको बार बार कंट्रोल करता है? क्या कोई आदत है जो हर बार आपको पछतावा देती है? अगर है तो ये कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस का मौका है। इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है कि अपने इमोशन से भागो मत, उसे देखो, समझो और ट्रेन करो। जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। जब गुस्सा आए तुरंत एक्शन मत लो, जब जेलासी आए कंपैरिजन में मत डूबो, जब फियर आए खुद को याद दिलाओ कि डर सिर्फ एक सिग्नल है, फैसला नहीं। पैशन का स्लेव होना आसान है क्योंकि इमोशन इंस्टेंट होता है, लेकिन पैशन का मास्टर बनना
एफर्ट मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, उसे कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। अगर वह अपने दर्द और गुस्से के स्लेव बन जाते तो शायद वह रिवेंज चुनते, लेकिन उन्होंने फॉरगिवनेस चुना। यह इमोशनल मास्टरसी है, यह स्ट्रेंथ है। आपके अंदर भी वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप रोज छोटी छोटी सिचुएशंस में क्या चुनते हैं। हर बार जब आप इंपल्स को रोकते हैं, आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म इमोशन पर रखते हैं, आप ग्रो करते हैं। पैशन को मारना नहीं है, उसे दिशा देनी है, उसे क्लैरिटी के साथ जोड़ना है। जब आपका दिल आग से भरा हो और आपका दिमाग शांत हो, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, आप अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं बनेंगे, आप उनके मालिक बनेंगे। आप अपनी पैशन को पर्पस में बदलेंगे, क्योंकि असली आजादी बाहर नहीं मिलती। असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने अंदर उठती हर लहर को संभालना सीख लेते हैं, और वही इंसान सच में शक्तिशाली होता है। चैप्टर 6, द मास्टर एप्टीट्यूड। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक ऐसी क्षमता की बात करते हैं जिसे वह द मास्टर एप्टीट्यूड कहते हैं, यानी वह मूल शक्ति जो बाकी सभी एबिलिटीज को संभालती है, और वह है सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं को संभालने की कला। क्योंकि अगर इंसान अपने इंपल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसका टैलेंट, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्किल्स सब अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी में हर दिन हमारे सामने टेम्पटेशंस आते हैं। गुस्से में जवाब देने का टेम्पटेशन, हार मान लेने का टेम्पटेशन, आसान रास्ता चुनने का टेम्पटेशन, और उसी पल तय होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट था जिसे स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और उनसे कहा गया कि अगर वे थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो उन्हें 2 मिलेंगे। कुछ बच्चे इंतजार नहीं कर पाए, कुछ ने खुद को रोका। सालों बाद देखा गया कि जो बच्चे इंतजार कर पाए, उनमें डिसिप्लिन और सक्सेस का स्तर ज्यादा था। यही है मास्टर एप्टीट्यूड, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। अभी की चाहत को रोककर भविष्य के बड़े लक्ष्य को चुनना। हम सबके अंदर वही बच्चा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को कितना ट्रेन करते हैं। सचिन तेंदुलकर को देखिए, दुनिया की अपलॉज, फेम, पैसा सब उनके पास था, लेकिन उन्होंने अपने फोकस को कभी लूज नहीं होने दिया। प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, पेशेंस, यही उनकी असली ताकत थी। वह हर गेंद पर शॉट खेलने नहीं भागते थे, सही गेंद का इंतजार करते थे। यही सेल्फ कंट्रोल है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशंस को दबाना समाधान नहीं है, असली ताकत है उन्हें समझना और सही दिशा देना। अगर आप गुस्से को डिसिप्लिन में बदल दें, जेलसी को इंस्पिरेशन में बदल दें, फियर को प्रिपरेशन में बदल दें, तो वही इमोशन आपकी ग्रोथ का फ्यूल बन जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देखिए। सीमित रिसोर्सेज, चैलेंजेस, फेलियर्स सब थे, लेकिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब रॉकेट लॉन्च फेल हुआ, तब भी उन्होंने टीम का कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दिया। उन्होंने ब्लेम नहीं किया, पैनिक नहीं किया। यही मास्टर एप्टीट्यूड है, प्रेशर में स्टेडी रहना। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट प्लेजर, क्विक सक्सेस की चाह, लेकिन जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वही डीप वर्क कर सकता है, वही कंसिस्टेंसी ला सकता है। विराट कोहली ने एक समय पर अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी बनाया। खाने पीने की आदतें बदली, लाइफस्टाइल बदला। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं था, ये मेंटल डिसिप्लिन था। क्योंकि मास्टर एप्टीट्यूड सिर्फ इमोशन कंट्रोल नहीं, हैबिट कंट्रोल भी है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर स्नूज नहीं करते, तब आप मास्टर एप्टीट्यूड का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब आप गुस्से में मैसेज टाइप करके भेजने से पहले डिलीट कर देते हैं, तब आप मास्टर एप्टीट्यूड का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल पर काम करते हैं, तब आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि फीलिंग्स आएंगी, इंपल्स उठेगा, लेकिन हर इंपल्स पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। आपके पास चॉइस है। बराक ओबामा अक्सर कहा करते थे कि लीडरशिप में काम रहना सबसे बड़ी ताकत है। अगर लीडर पैनिक कर जाए तो पूरी टीम घबरा जाती है, लेकिन अगर लीडर स्टेडी रहे तो लोग भरोसा करते हैं। ये स्टेडी रहना नेचुरल नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आता है। मास्टर एप्टीट्यूड का मतलब है अपने अंदर के तूफान को पहचानना और फिर भी शांत रहना। इसका मतलब है कि आप रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जीते हैं। आप अपने जीवन में देखिए, क्या कोई आदत है जो आपको पीछे खींच रही है? क्या कोई इमोशन है जो बार बार आपको डिस्टर्ब करता है? आज से उसे दुश्मन मत समझिए,
उसे ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आप कमजोर नहीं हो रहे, आप मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आसान रास्ता हमेशा रिएक्शन का होता है, मुश्किल रास्ता अवेयरनेस का होता है। डैनियल गोलमैन हमें यही सिखाते हैं कि असली इंटेलिजेंस वही है जो इमोशन और एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बना सके। वही गैप आपकी आजादी है। जब आपके अंदर डिजायर उठे और आप उसे डायरेक्शन दे सकें, तब आप मास्टर हैं। जब आपका मूड आपका फ्यूचर तय ना करे, तब आप मास्टर हैं। जब आपकी डिसिप्लिन आपकी फीलिंग्स से बड़ी हो जाए, तब आप मास्टर हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो खुद को जीत लेता है, और खुद को जीतना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। तो आज एक छोटा फैसला लीजिए। अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत एक्शन मत लीजिए। 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे बड़े लक्ष्य के साथ अलाइन करता है? यही मास्टर एप्टीट्यूड है। यही वह शक्ति है जो आपकी बाकी सारी एबिलिटीज को सही दिशा देती है। और जब आप इस शक्ति को विकसित कर लेते हैं, तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप स्थिर भी होते हैं। आप सिर्फ तेज नहीं होते, आप संतुलित भी होते हैं। और वही संतुलन आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से गिरना मुश्किल होता है। चैप्टर 7, द रूट्स ऑफ एम्पैथी। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो इंसान को सच में इंसान बनाती है। वह है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। सिर्फ सुनना नहीं, सच में समझना। सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि दिल से जुड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत मतलब कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, अथॉरिटी। लेकिन असली ताकत यह है कि आप सामने वाले की चुप्पी भी सुन सकें, उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ सकें, उसकी आवाज के पीछे की थकान पहचान सकें। एम्पैथी जन्म से आती है, लेकिन उसे बढ़ाना हमारे हाथ में है। एक छोटा सा बच्चा जब रोता है, तो दूसरा बच्चा भी रोने लगता है। यह नेचुरल एम्पैथी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जजमेंट सीख जाते हैं। हम जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत, और वहीं से एम्पैथी कम होने लगती है। महात्मा गांधी को याद कीजिए। उन्होंने सिर्फ अपने दर्द को नहीं देखा, उन्होंने पूरे देश का दर्द महसूस किया। अगर उनमें एम्पैथी नहीं होती, तो वह करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वह भावनात्मक जुड़ाव था। एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से सहमत हों। इसका मतलब है कि आप समझने की कोशिश करें। जब कोई गुस्से में है, तो उसके शब्दों के पीछे की चोट को देखना। जब कोई चुप है, तो उसकी चुप्पी के पीछे की कहानी को महसूस करना। मदर टेरेसा का जीवन देखिए। उन्होंने दुनिया के सबसे गरीब और बीमार लोगों के बीच काम किया। यह सिर्फ सेवा नहीं थी, यह गहरी एम्पैथी थी। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्हें समाज अनदेखा कर देता था। एम्पैथी इंसान को एक्शन की ओर ले जाती है। आज के समय में एम्पैथी और भी जरूरी हो गई है। सोशल मीडिया पर हम जल्दी जज कर देते हैं। एक पोस्ट देखकर, एक कमेंट पढ़कर हम पूरा कैरेक्टर तय कर लेते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति पॉज करता है। वह सोचता है, शायद इस इंसान की सिचुएशन में नहीं जानता। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। बाहर आकर उन्होंने रिवेंज नहीं चुना, उन्होंने एम्पैथी चुनी। उन्होंने समझा कि अगर वह सिर्फ अपने दर्द को देखेंगे, तो देश कभी हील नहीं होगा। एम्पैथी ने उन्हें एक नेता से ऊपर उठाकर एक प्रतीक बना दिया। एम्पैथी की जड़ सेल्फ अवेयरनेस में है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तब आप दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाते हैं। जो खुद के दर्द को नहीं पहचानता, वह दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा? ऑफिस में एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। आपकी टीम में कोई मेंबर बार बार गलती कर रहा है। आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछें, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ट्रस्ट बना रहे हैं। कई बार परफॉर्मेंस इश्यू नहीं, पर्सनल स्ट्रगल होता है। सत्या नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, तो उन्होंने कंपनी कल्चर में एम्पैथी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग से आती है। जब लीडर एम्पैथेटिक होता है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बदलती है। एम्पैथी सुनने से शुरू होती है। सच में सुनना, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत सलाह दिए। कई बार लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ यह महसूस करना होता है कि कोई उन्हें समझ रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी का गुस्सा उसकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी की चुप्पी उसका डर हो सकता है, किसी की कठोरता उसके पुराने घाव हो सकते हैं। जब आप एम्पैथी डेवलप करते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं।
लोग आपसे खुलकर बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जज नहीं करेंगे। लेकिन एम्पैथी कमजोरी नहीं है, यह स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके लिए करेज चाहिए। अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। अपनी बात से पहले दूसरे की बात को जगह देनी पड़ती है। दलाई लामा अक्सर कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया खुश रहे तो कंपैशन फैलाइए। एम्पैथी सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह सामाजिक ताकत है। आप अपने जीवन में इसे आज से शुरू कर सकते हैं। जब अगली बार कोई आपसे बात करे तो अपना फोन नीचे रख दीजिए, उसकी आंखों में देखिए, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनिए। खुद से पूछिए वह सच में क्या महसूस कर रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बदल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो रही हैं और आप खुद भी हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एम्पैथी सिर्फ सामने वाले को हील नहीं करती, वह आपको भी हील करती है। डैनियल गोलमैन हमें याद दिलाते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, दिल की समझ भी उतनी ही जरूरी है। और जब आप दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लेते हैं, तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप मीनिंगफुल बनते हैं। और आखिर में यही फर्क बनाता है। लोग आपके वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए एम्पैथी को अपनी ताकत बनाइए, समझने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप दिल से जुड़ते हैं तब आप सच में इंसान बनते हैं, और वही इंसान दुनिया बदलते हैं। चैप्टर 8, द सोशल आर्ट्स। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में हमें एक ऐसी कला से परिचित कराते हैं जो किताबों से नहीं, लोगों से सीखी जाती है। वह है सोशल स्किल्स, लोगों के साथ जुड़ने की कला। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने अंदर की भावनाओं को समझने तक सीमित नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब आप लोगों के बीच होते हैं। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ काम करना मुश्किल होता है। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं होता, लेकिन लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। फर्क क्या है? फर्क है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल आर्ट्स का मतलब है कम्युनिकेशन, टाइमिंग, टोन, रिस्पेक्ट और कनेक्शन। यह जानना कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। इंद्रा नोई का उदाहरण लीजिए। जब वह पेप्सिको की सीईओ थी तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस नंबर्स पर फोकस नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम के परिवारों को लेटर्स लिखे, पेरेंट्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने समझा कि हर एम्प्लॉय सिर्फ वर्कर नहीं है, वह किसी का बेटा, बेटी, माँ या पिता भी है। यही कनेक्शन ट्रस्ट बनाता है। सोशल स्किल्स का पहला नियम है लिसनिंग, असली लिसनिंग। जब आप सामने वाले की बात बीच में काटे बिना सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, और सम्मान हर रिश्ते की नींव है। बराक ओबामा को देखिए, उनकी स्पीचेस पावरफुल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल था उनका लोगों से जुड़ने का तरीका। वह बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे। वह हर बैकग्राउंड के लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। यही सोशल आर्ट है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही लागू होता है। ऑफिस में टीम मीटिंग हो, घर में फैमिली डिस्कशन हो या दोस्तों के बीच बातचीत, हर जगह कम्युनिकेशन का फर्क पड़ता है। कई बार हम अपनी बात साबित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले की भावना को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति पहले रिलेशनशिप को बचाता है, फिर आर्ग्यूमेंट को देखता है। शाहरुख खान का उदाहरण लीजिए। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं है। वह इंटरव्यूज में जिस तरह लोगों से बात करते हैं, जिस तरह ह्यूमर और वार्मथ के साथ जवाब देते हैं, वही उन्हें रिलेटेबल बनाता है। सोशल ग्रेस उन्हें अलग पहचान देती है। सोशल आर्ट्स में बॉडी लैंग्वेज भी आती है। आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी आवाज का टोन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब मैसेज भेजते हैं। कई बार शब्द कम होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा बोलता है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि लीडरशिप की असली पहचान सोशल कॉम्पिटेंस है। अगर आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो स्किल अकेली काफी नहीं है। रतन टाटा को देखिए, उनके अंदर सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी साफ दिखती है। एम्प्लॉयज के साथ उनका व्यवहार रिस्पेक्टफुल रहा है, इसलिए लोग सिर्फ उनके बिजनेस डिसीजंस की नहीं, उनके कैरेक्टर की भी इज्जत करते हैं। सोशल स्किल्स का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, यह ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई के साथ जुड़ना। अगर आप सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन सुपरफिशियल रहेगा, लेकिन अगर आप सच में केयर करेंगे तो बॉन्ड गहरा होगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी सोशल आर्ट का हिस्सा है। हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति अटैक नहीं करता, सॉल्यूशन ढूंढता है। वह प्रॉब्लम को व्यक्ति से अलग देखता है। आप खुद सोचिए,
जब कोई आपको कामली समझाता है तो आप सुनते हैं, लेकिन जब कोई चिल्लाता है तो आप डिफेंड करने लगते हैं। टोन ही फर्क पैदा करता है। सोशल आर्ट्स का एक और पहलू है पॉजिटिविटी फैलाना। जब आप मुस्कुराते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करते हैं, तो आप एनवायरनमेंट बदल देते हैं। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर आप काल्म और रिस्पेक्टफुल हैं तो वह एनर्जी फैलती है। दलाई लामा हमेशा कंपैशन की बात करते हैं। वह कहते हैं कि काइंडनेस यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सोशल इंटेलिजेंस उसी काइंडनेस को प्रैक्टिस करना है। आप इसे आज से शुरू कर सकते हैं। अगली बार जब कोई बात करे, पूरा ध्यान दीजिए। किसी की मेहनत को ओपनली अप्रिशिएट कीजिए। किसी डिसएग्रीमेंट में आवाज ऊंची करने के बजाय टोन स्टेडी रखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगेंगी, क्योंकि लोग टैलेंट से ज्यादा ट्रस्ट को चुनते हैं। डैनियल गोलमैन हमें यह समझाते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अकेले दौड़ना जरूरी नहीं है, साथ लेकर चलना जरूरी है। और साथ लेकर चलने के लिए सोशल आर्ट्स सीखनी पड़ती है। जब आपकी प्रेजेंस से लोग सुरक्षित महसूस करें, जब आपकी बातों से क्लैरिटी आए, जब आपके व्यवहार से सम्मान झलके, तब आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, इन्फ्लुएंशियल बनते हैं। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का अंतिम रूप है। खुद को संभालना, दूसरों को समझना और रिश्तों को मजबूत बनाना। क्योंकि अंत में जिंदगी रिलेशनशिप से बनती है। और जो इंसान सोशल आर्ट्स में निपुण हो जाता है, वही हर जगह अपना स्थान बना लेता है। चैप्टर 9, इंटीमेट एनिमीज। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। हमारे सबसे बड़े संघर्ष अक्सर बाहर के लोगों से नहीं होते, बल्कि उन लोगों से होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन, पेरेंट्स और बच्चे। इन्हें वह कहते हैं इंटीमेट एनिमीज, यानी ऐसे रिश्ते जहां प्यार भी है और टकराव भी। सवाल यह नहीं है कि रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, सवाल यह है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। जब दो लोग करीब होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी गहरी होती हैं, और जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहां हर्ट भी जल्दी होता है। एक छोटा सा शब्द, एक अनदेखी, एक ठंडी आवाज, और दिल को चोट लग जाती है। कई बार बात छोटी होती है, लेकिन रिएक्शन बड़ा हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि रिश्ते लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसे लेक्चर नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। आपने देखा होगा, जब बहस शुरू होती है तो दोनों लोग सही साबित होने की कोशिश करते हैं। आवाज ऊंची हो जाती है, पुरानी बातें निकलने लगती हैं, और धीरे धीरे डिस्कशन अटैक में बदल जाता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि उस पल अमिगडाला हाईजैक हो चुका होता है, यानी इमोशन कंट्रोल ले चुका होता है। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति उस पल को पहचानता है। वह समझता है कि अगर अभी मैं रिएक्ट करूंगा तो डैमेज होगा। मिशेल ओबामा ने एक बार कहा था कि मैरिज 50-50 नहीं होती, कभी 70-30 होती है, कभी 60-40। मतलब यह है कि रिश्तों में हमेशा बराबरी की गणना नहीं चलती, कभी आपको ज्यादा समझना पड़ता है। यही मैच्योरिटी है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा दुश्मन है कंटेम्प्ट, तिरस्कार। जब हम सामने वाले को छोटा दिखाने लगते हैं, उसकी भावनाओं को डिसमिस करने लगते हैं, तब रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स का रिश्ता दुनिया के सामने था। फेम, पावर, स्टेटस सब था, लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्ट ने दूरी बढ़ा दी। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता अंदर की समझ की जगह नहीं ले सकती। रिश्तों में सबसे जरूरी स्किल है एक्टिव लिसनिंग। जब आपका पार्टनर या दोस्त कुछ कह रहा हो तो बीच में टोके बिना सुनिए। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। शाहरुख खान अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि फैमिली उनके लिए एंकर है। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए, घर में रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर घर में शांति नहीं है तो बाहर की जीत अधूरी लगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाती है कि अपॉलॉजी कमजोरी नहीं है। मुझे माफ कर दो कहना ईगो को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन रिश्ता बचा लेता है। कई बार एक सिंसियर सॉरी सालों की दूरी मिटा देता है। जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, इशू पर बात कीजिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने से बेहतर है मुझे ऐसा महसूस हुआ। शब्द बदलते ही टोन बदल जाती है। इंटीमेट एनिमीज बनने से बचने का तरीका है एम्पैथी। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। यह छोटा सा सवाल गुस्से की आग को धीमा कर सकता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने लंबे करियर में प्रेशर झेला, क्रिटिसिज्म झेला,
लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि फैमिली का सपोर्ट उन्हें बैलेंस देता है। सपोर्ट तभी मिलता है जब रिश्ते मजबूत हों, और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो। रिश्तों में साइलेंस भी खतरनाक होता है। जब लोग बात करना बंद कर देते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है। इसीलिए कम्युनिकेशन जरूरी है, काल्म होकर, क्लियर होकर। डैनियल गोलमैन हमें याद दिलाते हैं कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है, स्किल भी है। इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। पेशेंस, रिस्पेक्ट, लिसनिंग, ये सब रोज के छोटे छोटे एक्शंस हैं। आप अपने जीवन में देखिए, क्या कोई रिश्ता है जहां ईगो बीच में आ गया है? क्या कोई बात है जो आपने सिर्फ इसलिए नहीं कही क्योंकि आप हारना नहीं चाहते थे? शायद आज वह कदम उठाने का समय है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स हमारी इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं हम सीखते हैं कि कैसे रिएक्ट ना करें, कैसे समझें, कैसे माफ करें। क्योंकि आखिर में जीत आर्ग्यूमेंट की नहीं, कनेक्शन की होनी चाहिए। जब आप अपने सबसे करीबी रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस लाते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। आप बाहर की दुनिया से लड़ सकते हैं अगर घर में शांति हो, लेकिन अगर घर ही युद्ध का मैदान बन जाए तो हर जीत अधूरी लगेगी। इसलिए अगली बार जब टकराव हो, खुद से पूछिए, क्या मैं सही होना चाहता हूं या रिश्ता बचाना चाहता हूं? यही फर्क है, यही मैच्योरिटी है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली परीक्षा है। क्योंकि जो इंसान अपने सबसे करीब लोगों के साथ संतुलन बना लेता है वह जीवन के हर रिश्ते में सफल हो सकता है। चैप्टर 10, मैनेजिंग विथ हार्ट। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखते हैं। वे कहते हैं कि असली लीडरशिप सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, दिल से भी चलती है। मैनेजिंग विथ हार्ट का मतलब है लोगों को सिर्फ रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज की तरह नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखना। आज की दुनिया में टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, प्रेशर है, लेकिन एक बात अक्सर भूल जाती है, हर टारगेट के पीछे एक इंसान है, हर रिजल्ट के पीछे एक इमोशन है, और जो लीडर इसे समझ लेता है वही लंबी दौड़ में जीतता है। आपने ऐसे बॉसेस देखे होंगे जो सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। उनकी मीटिंग में डर होता है, लोग गलती छिपाते हैं, खुलकर बात नहीं करते। और आपने ऐसे लीडर्स भी देखे होंगे जिनके सामने लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां ट्रस्ट होता है। फर्क सिर्फ स्किल का नहीं होता, फर्क इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। रतन टाटा को देखिए, उन्होंने बिजनेस डिसीजन जरूर लिए, लेकिन हमेशा ह्यूमैनिटी को साथ रखा। जब 26 नवंबर का हमला हुआ तब उन्होंने सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं देखा, उन्होंने एम्प्लॉयज और उनके परिवारों का ख्याल रखा। मैनेजिंग विथ हार्ट यही है, प्रॉफिट के साथ कंपैशन। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर अपनी टीम के मूड को पढ़ सकता है। अगर टीम थकी हुई है तो वह समझता है, अगर कोई एम्प्लॉय परेशान है तो वह सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं देखता, वह व्यक्ति को देखता है। सत्या नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने तो उन्होंने कंपनी कल्चर बदलने की बात की। उन्होंने एम्पैथी को कोर वैल्यू बनाया। उनका मानना था कि इनोवेशन तभी आएगी जब लोग सेफ महसूस करेंगे। जब लोग डर में काम करते हैं तो क्रिएटिविटी मर जाती है, लेकिन जब लोग रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं तो वे अपना बेस्ट देते हैं। मैनेजिंग विथ हार्ट का मतलब सॉफ्ट होना नहीं है, इसका मतलब फेयर होना है, क्लियर होना है। टफ डिसीजन लेना भी पड़ सकता है, लेकिन तरीके में सम्मान होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम का तरीका देखिए। वे साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट्स से मिलते समय उनका व्यवहार बिल्कुल सरल और गर्मजोशी भरा होता था। वे लोगों को इंस्पायर करते थे क्योंकि वे कनेक्ट करते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप में 3 चीजें मांगती हैं: सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और कम्युनिकेशन। अगर लीडर खुद पैनिक कर जाए तो टीम भी घबरा जाती है। अगर लीडर ब्लेम करे तो ट्रस्ट टूटता है, लेकिन अगर लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो रिस्पेक्ट बढ़ता है। इंदिरा नूई ने कहा था कि लीडरशिप का मतलब है लोगों को यह महसूस कराना कि वे मायने रखते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के पेरेंट्स को लेटर्स लिखे, उन्हें धन्यवाद दिया। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन इम्पैक्ट गहरा होता है। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंगेजमेंट एक बड़ा शब्द है, लेकिन एंगेजमेंट किसी पॉलिसी से नहीं आता। वह आता है रिस्पेक्ट से, एप्रिशिएशन से, लिसनिंग से। मैनेजिंग विथ हार्ट का मतलब है फीडबैक देते समय व्यक्ति की डिग्निटी बचाना। गलती बताइए, लेकिन इंसान को छोटा मत कीजिए, क्योंकि जब आप कैरेक्टर पर हमला करते हैं तो मोटिवेशन गिरता है। विराट कोहली ने अपने कैप्टनसी के दौरान एग्रेशन जरूर दिखाया, लेकिन अपनी टीम के लिए खड़े भी रहे। उन्होंने यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। यही लीडरशिप है, पुश करना और प्रोटेक्ट करना दोनों।
डैनियल गोलमैन हमें याद दिलाते हैं कि इमोशनल क्लाइमेट लीडर बनाता है। अगर लीडर काम है तो एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। अगर लीडर पॉजिटिव है तो एनर्जी फैलती है। आप चाहे मैनेजर हों, टीचर हों, पेरेंट हों या टीम मेंबर, हर जगह मैनेजिंग विद हार्ट लागू होता है। घर में भी बच्चों से बात करते समय टोन का फर्क पड़ता है। पार्टनर से बात करते समय एम्पैथी जरूरी है। जब आप दिल से मैनेज करते हैं तो लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे कमिटमेंट देते हैं। वे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, विजन के लिए काम करते हैं। और सच ये है कि लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसीलिए अगली बार जब आप किसी को गाइड करें, पहले कनेक्ट कीजिए, पहले सुनिए, पहले समझिए, फिर डायरेक्शन दीजिए। मैनेजिंग विद हार्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट है। ये याद रखना कि हर इंसान के अंदर इमोशन है, सपने हैं, डर हैं। जब आपका दिल और दिमाग साथ काम करते हैं तब आप सिर्फ लीडर नहीं, इंस्पायरर बनते हैं। और वही इंसान असली बदलाव लाता है। क्योंकि अंत में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से नहीं, लोगों से बनती है और लोग दिल से चलते हैं। तो आज से फैसला कीजिए, आप सिर्फ मैनेज नहीं करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे। आप सिर्फ निर्देश नहीं देंगे, आप इंस्पायर करेंगे। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की ऊंचाई है, यही लीडरशिप की असली पहचान है। चैप्टर 11, माइंड एंड मेडिसिन। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा मन और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। माइंड एंड मेडिसिन हमें यही समझाता है कि इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ गहराई से जुड़ी हुई है। आपने महसूस किया होगा, जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। जब डर लगता है तो पेट में हलचल होने लगती है। जब लंबे समय तक चिंता रहती है तो नींद उड़ जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे शरीर का संकेत है कि अंदर कुछ असंतुलित है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि लगातार स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। यानी अगर हम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते तो उसका असर सिर्फ मूड पर नहीं, हेल्थ पर भी पड़ता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, महात्मा गांधी उपवास करते थे, लेकिन उनके अंदर क्लैरिटी और शांति थी। उनका मन स्थिर था, इसलिए उनका शरीर भी उस डिसिप्लिन को संभाल पाता था। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति गुस्से और चिंता में डूबा रहे तो उसका शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। आज की फास्ट लाइफ में स्ट्रेस कॉमन हो गया है। डेडलाइंस, कंपटीशन, कंपैरिजन, हर तरफ दबाव है। लेकिन सवाल है, क्या हम अपने मन को आराम देना जानते हैं? डीप ब्रीदिंग जैसी सिंपल प्रैक्टिस भी शरीर को सिग्नल देती है कि सब ठीक है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हार्ट रेट शांत होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ये साइंस है, कोई जादू नहीं। दलाई लामा अक्सर कहते हैं कि इनर पीस सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हेल्थ की जरूरत है। अगर मन अशांत है तो शरीर भी शांति नहीं पा सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि नेगेटिव इमोशंस को पहचानना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं, समझना है। अगर आप दुखी हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर आप डर रहे हैं तो उसे नाम दीजिए। अवेयरनेस से हीलिंग शुरू होती है। ओपरा विनफ्री ने अपने जीवन में ट्रॉमा झेला, लेकिन उन्होंने थेरेपी और सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाया। उन्होंने ओपनली मेंटल हेल्थ की बात की। यह दिखाता है कि मजबूत होना मतलब ये नहीं कि आप दर्द से इनकार करें। मजबूत होना मतलब है उसे स्वीकार करना और ठीक होने की दिशा में कदम उठाना। आज डॉक्टर्स भी मानते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस रिकवरी को तेज कर सकते हैं। जब पेशेंट होपफुल होता है, जब उसे सपोर्ट मिलता है, तो उसकी हीलिंग बेहतर होती है। होप सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह बायोलॉजिकल इंपैक्ट डालती है। सचिन तेंदुलकर जब चोटिल हुए तो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी संभालना पड़ा। इंजरी के दौरान फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है, लेकिन अगर मन हार जाए तो शरीर भी जल्दी रिकवर नहीं करता। स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज अवेयरनेस है। खुद से पूछिए, मैं इतना तनाव क्यों ले रहा हूं? क्या यह सिचुएशन सच में इतनी बड़ी है या मैं उसे बड़ा बना रहा हूं? डैनियल गोलमैन कहते हैं कि क्रॉनिक एंगर और हॉस्टिलिटी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा सकते हैं। यानी गुस्सा सिर्फ रिश्तों को नहीं, दिल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए फॉरगिवनेस भी मेडिसिन है। जब आप माफ करते हैं तो आप सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए हल्का होते हैं। आपका शरीर उस बोझ से मुक्त होता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, ये सब सिर्फ रूटीन नहीं है, इमोशनल हाइजीन है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही हमें रोज मन को भी साफ करना होता है।
बराक ओबामा अपने स्ट्रेसफुल रोल के बावजूद बास्केटबॉल खेलते थे। फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए स्ट्रेस रिलीज का तरीका था। हर इंसान को अपना तरीका ढूंढना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह समझाती है कि हेल्थ सिर्फ टैबलेट से नहीं आती, माइंडसेट से भी आती है। अगर आप हर छोटी बात पर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका मन थक जाता है, लेकिन अगर आप खुद के प्रति कंपैशनेट हैं तो रिसिलियंस बढ़ती है। माइंड और मेडिसिन का रिश्ता हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं, हम भावनात्मक प्राणी हैं, और जब तक हम अपनी इमोशंस को संतुलित नहीं रखते तब तक शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। तो आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। अपने दिन में कुछ मिनट शांति के रखिए, फोन दूर रखिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को सुनिए, क्योंकि जब आपका मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी साथ देता है, और जब दोनों संतुलन में होते हैं तब जीवन में क्लैरिटी आती है, एनर्जी आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है। अपने मन का ध्यान रखिए, क्योंकि वही आपके शरीर का सबसे बड़ा साथी है। चैप्टर 12, द फैमिली क्रूसिबल। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में हमें हमारे जीवन की सबसे पहली इमोशनल स्कूल की याद दिलाते हैं, हमारा परिवार। द फैमिली क्रूसिबल का मतलब है वह जगह जहां हमारी भावनाएं पहली बार आकार लेती हैं, जहां हम प्यार करना सीखते हैं, डरना सीखते हैं, गुस्सा व्यक्त करना सीखते हैं, या कई बार दबाना भी सीखते हैं। हम जो आज हैं उसमें हमारे बचपन की भावनात्मक सीख का बहुत बड़ा हाथ है। जब एक बच्चा रोता है और माँ उसे शांत करती है तो वह सिर्फ चुप नहीं होता, वह यह सीख रहा होता है कि उसकी भावनाएं मायने रखती हैं। जब पिता उसे ध्यान से सुनते हैं तो वह यह सीखता है कि उसकी आवाज की कीमत है, और जब उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है तो वह यह भी सीख सकता है कि अपनी भावनाएं छिपानी चाहिए। यही परिवार की शक्ति है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ें बचपन में पड़ती हैं। अगर बच्चे को एम्पाथी मिलती है तो वह एम्पाथी देना सीखता है। अगर उसे सम्मान मिलता है तो वह दूसरों का सम्मान करना सीखता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कई बार अपने परिवार के बारे में बात की है। उनका घर साधारण था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन वैल्यूज मजबूत थीं। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट, यही फाउंडेशन बना जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। परिवार परफेक्ट नहीं होते, हर घर में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर घर में गुस्से को चिल्लाकर निकाला जाता है तो बच्चा यही पैटर्न सीखता है। अगर बात करके सुलझाया जाता है तो वह भी यही सीखता है। इमोशनल कोचिंग परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। जब पेरेंट्स बच्चे से कहते हैं, मैं समझता हूं कि तुम अपसेट हो, तो बच्चा यह सीखता है कि इमोशन गलत नहीं है। लेकिन जब कहा जाता है, चुप रहो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो वह कंफ्यूजन में पड़ जाता है। ओपरा विनफ्री ने अपने कठिन बचपन के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने दर्द देखा, उपेक्षा देखी, लेकिन बाद में उन्होंने अवेयरनेस और हीलिंग को चुना। यह दिखाता है कि भले ही शुरुआत कैसी भी हो, इंसान अपने इमोशनल पैटर्न्स बदल सकता है। परिवार हमें सिर्फ लैंग्वेज और मैनर्स नहीं सिखाता, वह हमें सेल्फ वर्थ सिखाता है। अगर बच्चा बार बार सुनता है कि वह कैपेबल है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वह लगातार आलोचना सुनता है तो अंदर इनसिक्योरिटी बस जाती है। सचिन तेंदुलकर ने कई बार कहा है कि उनके भाई और परिवार का सपोर्ट उनके करियर की बैकबोन था। जब घर से विश्वास मिलता है तो बाहर की दुनिया का प्रेशर कम लगता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। बड़े होकर हम भी अपने फैमिली एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कम्युनिकेशन की कमी है तो शुरुआत आप कर सकते हैं, काम कॉन्वर्सेशन से, लिसनिंग से, अप्रिशिएशन से। डैनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि फैमिली में सीखे गए इमोशनल हैबिट्स लाइफ भर साथ चलते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं। अवेयरनेस पहला कदम है। अगर आप पेरेंट हैं तो याद रखिए कि बच्चे आपकी बातों से ज्यादा आपके बिहेवियर से सीखते हैं। अगर आप स्ट्रेस में भी शांत रहते हैं तो वे रेजिलियंस सीखते हैं। अगर आप गलती मानते हैं तो वे ह्यूमिलिटी सीखते हैं। बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि वह अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, रोल मॉडल बनना चाहते थे, क्योंकि बच्चे वही दोहराते हैं जो वे देखते हैं। परिवार क्रूसिबल है, यानी एक ऐसा पात्र जिसमें धातु को गर्म करके आकार दिया जाता है। उसी तरह परिवार में हमारी इमोशनल पर्सनैलिटी ढलती है, कभी प्यार की गर्मी से, कभी संघर्ष की आग से। लेकिन याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए वही दे सकते हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए पहले खुद इमोशनली अवेयर बनिए, खुद को हील कीजिए, खुद को समझिए। जब घर में एम्पैथी होगी तो बच्चों में कॉन्फिडेंस होगा।
जब घर में रिस्पेक्ट होगा तो रिश्तों में स्ट्रेंथ होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस की असली परीक्षा बाहर नहीं, घर के अंदर होती है, क्योंकि वहीं हम सबसे ज्यादा नेचुरल होते हैं। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, अपने परिवार के किसी सदस्य से दिल से बात कीजिए, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ सुनिए, क्योंकि स्ट्रांग फैमिलीज स्ट्रांग इंडिविजुअल्स बनाती हैं और इमोशनली स्ट्रांग इंडिविजुअल्स एक बेहतर समाज बनाते हैं। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, यह भावनाओं की नींव है। और अगर यह नींव मजबूत है तो जीवन की कोई भी इमारत डगमगाएगी नहीं।